दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग साइंस का सीरीज़ लगातार बना रहे हैं और पिछले वीडियो में कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर इसको थोड़ा सा और डीप लेके जाइए। हालांकि हम तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं लेकिन उसको हमने फिर एक बार और ज़्यादा डीपली ले जाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद भी बताइए। अगर अभी भी आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दे तो निश्चित रूप से हमें बताइए। हमारा मकसद केवल और केवल इतना है कि आपको किसी भी कीमत पे हर हाल में जॉब मिले, क्योंकि हमें पता है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है या एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है उसके घर में सुख शांति समृद्धि तभी आता है जब उसके फैमिली में किसी बच्चे की जॉब हो जाती है। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपकी जो है सो जॉब लगे और उसके लिए मैं अपना तरफ से हर संभव जो है सो कोशिश कर रहा हूँ और आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल मेरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन आंसर का और डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब को देख करके उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले और अपने स्टडी पीरियड को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे भारत में लगभग 80% ऐसे 80% 87% के आसपास लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और हम सब एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक सफलता ना हमें मिलेगी ना आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि हम सब मिल करके अपने मंजिल को पा सकें। चलिए मैं बिना किसी विलंब के आपको मैं वीडियो शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वह है आपका वेव मोशन एंड साउंड से रिलेटेड। और वेव मोशन और साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन का ये फिजिक्स का चैप्टर 5 है, जबकि उसका पार्ट 1 है, क्योंकि एक पार्ट और इसका आएगा वेव साउंड एंड मोशन का। चूँकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं लगभग 25-26 क्वेश्चंस को एक बार साथ में कराता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आपको जो है सो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ऐसा मैं करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वेव साउंड एंड मोशन चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए ऑसिलोस्कोप होता कैसा है, तो ये है ऑसिलोस्कोप। आप देख रहे हैं इसमें जो वेव की जो तरंगे बनी हुई है, जो डिज़ाइनिंग बना हुआ है, वही वास्तव में हमारी ध्वनि की डिज़ाइनिंग और तरंगे हैं जिसको इस पर शो किया गया है। यही आपका वह यंत्र है ऑसिलोस्कोप, जिसके द्वारा हम अपने ध्वनि की तरंगों को देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है उसको हम लोग वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, ध्वनि की तीव्रता को भी डेसिबल में ही मापा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका सही होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन कभी ये पूछ दे कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है या वातावरण में ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो दोनों का ऑप्शन आपका डेसिमल हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त प्रकाश जिसको हम लोग इंफ्रारेड के नाम से भी जानते हैं, अवरक्त प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, एक्स किरण, किराना हो गया, उसको किरण कर लीजिएगा, और गामा किरण। ये 4 अलग अलग प्रकार के प्रकाश के नाम दिए गए हैं। हम देख लेते हैं कि वो चारों हैं क्या। सबसे पहला दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, यानी कि ये नंबर में आप देखिए, 1 नंबर में यहाँ दिया हुआ है, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। यानी कि जो विजुअल रेडिएशन है यानी दृश्य प्रकाश, इसकी खोज न्यूटन ने की थी और इसका तरंग दैर्ध्य परिसर जो होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। ठीक है, यही आपका जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश, उसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। हर्शेल होता है, विलियम हर्शेल ने 1940 में की थी और इसका तरंग दैर्ध्य परिसर जो होता है वह 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है, यानी कि दूसरा नंबर। तीसरा है एक्स किरण। एक्स किरण, इस किरण की खोज रोंटगेन ने की थी और इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है। और एक्स किरण जो है इसका इस्तेमाल हम लोग शल्य चिकित्सा में करते हैं, यानी कि हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे जो होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे का। और चौथा है गामा किरण। इस किरण की उत्पत्ति नाभिक से होती है, यानी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसी नाभिक से गामा किरण की उत्पत्ति होती है।
है और इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। यानी कि सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य जो है वह गामा किरण का ही होता है। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? तो ध्वनि का अवशोषण कर लेना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि अगर ध्वनि का अवशोषण नहीं करेगा तो एक चीज़ है ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप हॉल में फिल्म देख रहे हैं, आप कभी गए होंगे हॉल में, तो वहाँ पे आप फिल्म देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सामने एक्टर बोल रहा है तो वह आवाज़ सीधे आपके पास आ रही है, लेकिन वही आवाज़ चारों तरफ फैल भी तो रही है, तो वो दीवार से टकरा के पुनः आपके पास आएगी। यानी कि एक ही आवाज़ आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनाई देने लगेगा, जिसको हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। और ध्वनि के व्यतिकरण से बचने के लिए ही जो हॉल की दीवारें होती हैं उसमें ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए गए होते हैं, ताकि वह जो एक्स्ट्रा ध्वनि है उसको अवशोषित कर ले और एक ही ध्वनि 3 बार 4 बार आपको सुनाई नहीं दे। क्योंकि ऐसा अगर होगा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला एक्टर बोल क्या रहा है, आप सुन क्या रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है पराश्रव्य तरंगे। एक्चुअली जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती है, वो 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन ए है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, बी है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, सी है 20 हर्ट्ज से अधिक किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे हैं, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, किलो यहाँ पे दिए हुआ है। एक्चुअली अगर आप इस किलो को अगर 20,000 कर दीजिएगा, ठीक है, 20,000, तो वहाँ पे किलो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हो जाएगा HZ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 20,000 हर्ट्ज हम लोग पढ़े हुए, यहाँ पे किलो दे दिया है, तो किलो का मतलब होता है 1000 से गुना कर दिया है। किलो 1000 से गुना किया यानी कि 20 जो है वो 20,000 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किलो हर्ट्ज उसको बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज बोलिए या फिर 20,000 किलो हर्ट्ज बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंग होती है पराश्रव्य तरंगे। अगला, यही जो तरंगे थी पराश्रव्य अवश्रव्य, इनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि 3 प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं जो हमारे ध्वनि से उत्पन्न होती हैं, रिलेटेड है। और ये होती है सबसे पहला होता है श्रव्य तरंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और ऑडिबल वेव जो होता है यह एक यांत्रिक वेव है जिसका न्यूनतम आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज और अधिकतम आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज होता है। यानी कि श्रव्य तरंगों का आवृत्ति परिसर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। जितने भी प्रकार की आवाज़ें हैं, आवाज़ें हम निकालते हैं या फिर हम सुनते हैं, वे सारी की सारी क्या होती हैं? वे सारी की सारी आपको श्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अगर हम अवश्रव्य तरंगों की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स, यह भी एक यांत्रिक तरंग है, लेकिन इसका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, और यह तरंग हमें सुनाई नहीं देता है। यह भूकंप के समय, यानी कि जो अवश्रव्य तरंग है वो हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये उत्पन्न कब होता है? तो भूकंप के दौरान आपको उत्पन्न होता है, या फिर हमारी जो हृदय की धड़कनें होती हैं वो भी जो धड़कन चलता है, आप हाथ से छू के देखिएगा तो आपका हृदय धड़क रहा होगा, तो वहाँ से जो साउंड निकलता है वो भी अवश्रव्य तरंग होता है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं नॉर्मली। उसको हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, डॉक्टर कान लगा के उसको लगाते हैं हृदय पे, और कान में जो होता है टोटी की तरह, उससे सुनते हैं, जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। नॉर्मली हम नहीं सुन सकते हैं। उसी तरह भूकंप जो है, भूकंप होने के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, PSL, और ये तीनों तरंगें जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अवश्रव्य प्रकार की होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती हैं। और तीसरा आपका होता है पराश्रव्य तरंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी आवृत्ति परिसर अभी पीछे हमने देखा, क्वेश्चन ही था उससे रिलेटेड, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, जिसको मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया हो गया, चमगादड़ हो गया या डॉल्फिन हो गया, वो इन आवाज़ों को सुन सकता है। और पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक वेव जो है हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल है। जैसे नीचे पॉइंट में लिखा हुआ है, ट्यूमर का पता लगाने में, दांत निकालने में, तंत्रिकाओं या गठिया के इलाज में, समुद्र की गहराई को मापने में तथा सोनार में जो है वह पराश्रव्य तरंगों का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग
332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी, उसको 332 मीटर प्रति सेकेंड में 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा डी नंबर 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब अगर आपको मैक संख्या निकालना है, ठीक है, तो मैक संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैक संख्या निकालने का फॉर्मूला वो होता है किसी माध्यम में पिंड की चाल, मतलब मान लिए कि हवाई जहाज जा रहा है तो हवा में हवाई जहाज की चाल और नीचे दिया हुआ है भगा यानी कि डिवाइडेड उसी माध्यम में ध्वनि की चाल यानी कि हवा में ध्वनि की चाल। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वही आपका होता है मैक संख्या, ठीक है। सामान्य तौर पे अगर वायुयान चल रहा है, ठीक है, और वायुयान नीचे पॉइंट में लिखा गया है कि वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो उसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। सिंपल सी बात है कि वायु माध्यम में वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल अगर 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा एक दूसरे से तो 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो उस दौरान जो है सो हवाई जहाज की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी। लेकिन यदि पिंड की चाल यानी कि हवाई जहाज की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी, परंतु यदि मैक संख्या का मान 2 है या तो उसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल का 2 गुना हो गई है। यानी कि जितना बढ़ता जाएगा मैक संख्या का मान उस पिंड के लिए, उतना ही ध्वनि की चाल से उसका स्पीड क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आगे यहाँ पे मैक संख्या से ही रिलेटेड पॉइंट हमने सॉल्व किया है। पहला पॉइंट आप देखिए, लिखा हुआ है यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल को पराध्वनिक कहलाता है। यानी कि पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है, सुपरसोनिक इसको कहते हैं। यानी कि ध्वनि की चाल के बराबर अगर हो जाती है तो सुपरसोनिक कहलाती है। दूसरा है यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल अति पराध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक कहलाती है, ठीक है, 5 से अधिक हो जाता है तो। यहाँ पे तीसरा नंबर पे एक पॉइंट है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, और इस विक्षोभ को ही हम लोग प्रतिघाती वेव कहते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कभी कभी आकाश में लंबा सा जो है सो बादल की तरह जो सो लाइनिंग बनता हुआ जा रहा होता है। एक्चुअली वह यान होता है जो पर मैक संख्या यानी कि मैक संख्या जिसका मैक संख्या 1 से अधिक स्पीड से जा रही होती है, उसी के पीछे वो विक्षोभ छूटता जाता है। और एक चीज़ जान जाइए कि अगर वह किसी ऊंचे इमारत के पास से गुजर जाए तो उसमें इतनी ताकत होती है उसके प्रतिघाती तरंग में कि वह उस इमारत को जो है क्षतिग्रस्त कर सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं सोनोग्राफी। और हाल फिलहाल जो बीपीएससी एग्जाम देता है उसमें ईसीजी ईईजी बड़ा पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि आखिर ईसीजी ईईजी से का क्या इस्तेमाल है। तो ईसीजी जो होता है उसका इस्तेमाल हृदय रोग से संबंधित है, यानी कि हृदय में किसी प्रकार का जैसे क्लॉटिंग हो गया या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हृदय बैठ रहा है, तो उस दौरान उसके इलाज के लिए यानी कि हृदय रोग के इलाज के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और मस्तिष्क रोग अगर किसी प्रकार से मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्लॉटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए हम लोग ईईजी करते हैं, ठीक है। और एक्सरे हमने पीछे भी बताया कि एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग शल्य चिकित्सा में यानी कि हड्डियों के टूट फाट जाने पे उसका एक्सरे करके हम लोग देखते हैं कि हड्डियां सही सलामत है या फिर टूटी हुई हैं, तो शल्य चिकित्सा में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कौन सी तरंगें जीरो में संचरण नहीं करती है? जीरो का मतलब हुआ जहाँ पे निर्वात है, यानी कि जो ध्वनि होती है ध्वनि वो जीरो में संचरण नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही तो कारण है कि अंतरिक्ष में आप एक दूसरे की आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं। अगला, यदि VA, A फॉर यहाँ पे है एयर, V फॉर है वेलोसिटी, दूसरा है VW यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, और तीसरा है VS यानी कि वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल सी बात है दोस्त कि जो ध्वनि का वेग होता है वह किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि ठोस कौन सा है? ठोस सॉलिड कहाँ पे दिया हुआ है? एस, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि VS दिया हुआ है आपका इस्पात में सबसे ज़्यादा है, उसके कम होगा वाटर में, उसके कम होगा आपका वायु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। यहाँ मैंने पॉइंट में भी दिया है कि ठोस से गैस की तरफ जाने पर ध्वनि की चाल घटती है, यानी कि ठोस से गैस की तरफ जाते हैं तो स्पीड जो होता है वो ध्वनि का वह घटता जाता है। अगर हम ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, पॉइंट दूसरा है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। अब यहाँ पे इस्पात दिया है, हो सकता है कि लकड़ी दे दे, हो सकता है आपको तांबा दे दे, पीतल दे दे, तो आप ध्यान रखिए कि उन सभी में
यानी कि चारों ऑप्शंस में जो ठोस होगा वही आपका आंसर होगा, उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? सिंपल सी बात है कि अभी हमने पीछे चर्चा किया है, आप देख लीजिए। जो लकड़ी है इस तीनों में 0 डिग्री सी वायु में, 100 डिग्री सी वायु में, यहाँ तो हवा है, उसके बाद जल है, लकड़ी है। लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इस चारों में ठोस कौन सा है? लकड़ी है। पिछले वाला पॉइंट ही मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगला है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है कि हमको श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, दृश्य पहले दिखाई देता है और श्रव्य बाद में सुनाई देता है। सिंपल सी बात है कि जो प्रकाश आता है वो हमको पहले दिखाई दे देता है, परंतु हमको ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। सॉरी, जरा लाइट कट गई थी, उसी को मैं ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहला ऑप्शन, तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बात सही है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि अगर 1 डिग्री सी तापमान बढ़ता है ना, तो जो ध्वनि का वेग होता है वह 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 61 मीटर पर सेकेंड जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से घटता है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अभी पीछे हमने देखा था ताप के घटने से बढ़ता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ताप पर आश्रित नहीं होता है, यह भी गलत है। ताप के घटने से घटता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मैंने पॉइंट में लिखा है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने उसको लिख भी दिया है। आप कॉपी कलम रखिए, पॉइंट अपना बना लीजिए, लिखते जाइए, क्योंकि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर से लगभग रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा। अगला है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सिंपल सी बात है कि इसको भी हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, डेसिमल में नहीं। ठीक है, डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत में है? 100 डेसिबल का जो शोर स्तर जो है वह किसके संगत में है? वह जो है आपको किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल, जैसे हम लोग गेहूं वगैरह पिसाने जाते हैं तो वहाँ जो शोरगुल होता है वो आपका 100 डेसिमल के शोरगुल के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कितने तक का साउंड जो है वो हमारे आपके लिए ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट आप देखिए, एक साधारण मानव यानी कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल तक तीव्रता वाले ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है और 150 डेसिबल की ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकती है। ठीक है, सुन तो हम सकते हैं 130 डेसिबल तक का, लेकिन इन सब के जैसे ही डेसिबल बढ़ता जाएगा हमको उसका इफेक्ट बुरा होता जाएगा। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगर WHO ने 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। अब यहाँ पे ऊपर आप देखिए कि हैं कि 85 डेसिबल पे आदमी जो है सो बहरा हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि उसका इफेक्ट शुरू से ही उसके नीचे से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो आप यानी कि 75 डेसिबल के नीचे की ध्वनि को अगर आप सुनते हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा की ध्वनि है तो आप कान वगैरह बंद कर लीजिए अगर आप अपने कान को बचाना चाहते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग या भेद निम्न में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो उसमें जो अंतर है वो किसके कारण किया जा सकता है? वो गुणता के कारण, यानी कि केवल ध्वनि की जो गुणता है उसके आधार पर हम दो सेम प्रकार के जो गुण वाले ध्वनियाँ हैं उसमें हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो ध्वनि होती है उसके 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है तारत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी, तीव्रता जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, दूसरा होता है तारत्व जिसको बोलते हैं पिच, और तीसरा होता है गुणता जिसको बोलते हैं क्वालिटी। तारत्व क्या है, तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है? तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें
कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, ठीक है, धीरे धीरे या तेज। कभी कभी फ़ोन पे आप बात करते हैं तो बोलते हैं वो थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, यानी कि धीरे या तेज का एहसास हमको कैसे होता है, वो तीव्रता के कारण होता है। दूसरा है तारत्व, पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हम ध्वनि को मोटा या पतला सुनते हैं। जैसे आप एक एक्टर है जिसने डैडी फिल्म किया था, अर्जुन रामपाल, उसकी आवाज़ कितनी भारी है, उसका आवाज़ मोटा है। बाकी और भी एक्टर हैं उनमें बहुत सारे एक्टर की आवाज़ पतला है। तो मोटा या पतला आवाज़ हम कैसे अंतर कर पाते हैं, तो वह तारत्व के कारण। और तीसरा है गुणता। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जो समान तीव्रता व समान आवृत्तियों की ध्वनियों में हमको अंतर स्पष्ट करा पाता है। अभी क्वेश्चन वही था ना कि सितार और बांसुरी जो है दोनों सेम सुर बजा रहे हैं, स्वर बजा रहे हैं, फिर भी हम उसमें अंतर कर पाते हैं, किसके कारण, तो गुणता के कारण अंतर कर पाते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो जो ध्रुवण है वह ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि ध्रुवण क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। नीचे पॉइंट में आप देख लीजिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, वैसा अनुप्रस्थ तरंग जो एक ही दिशा में गमन करे उसको हम लोग ध्रुवण करते हैं। तो इसका ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है, यह प्रकाश से रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो एक ही दिशा में गमन करता है, ठीक है। ध्वनि किसी भी तरफ गमन कर सकती है। जैसे आप यहाँ बैठ के बोलिए, आपके पीछे जो खड़ा है वो भी आपकी आवाज़ को सुन लेता है। अगर सीधा जाता तो सीधा जो है निकल जाता, फिर अगल बगल वाले आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है विवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्रैक्शन। जब ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वह तरंग मुड़कर हमारे कान तक पहुंचती है, उसको विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा बगल वाले रूम से बोला और आपको आवाज़ सुनाई दिया, तो आपको आवाज़ सुनाई दिया, सीधे सीधे रास्ता तो है नहीं, तो किसी भी तरह मुड़ करके जहाँ से उसको जाने का रास्ता मिला होगा, छेद वगैरह खिड़की वगैरह मिला होगा, वहाँ से आपके तक पहुँच रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि का विवर्तन। तीसरा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पृष्ठ के से टकराती है, दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दीवार के सामने खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तो दीवार को छेद करके तो बाहर नहीं जा सकता है, तो वह रिटर्न होकर आपकी तरफ आता है, तो उस दौरान वो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और चौथा है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ठंडा हवा है और गर्म हवा है, तो गर्म हवा में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, ठंडे हवा में ध्वनि की चाल धीमी होती है। तो सिंपल सी बात है कि जब वह ठंडे हवा से गर्म हवा में जाएगा तो अपने पाथ से डेविएट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन, ठीक है। अगला है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश जो विकिरण होता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है, कण और तरंग दोनों के समान। अगला है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है, उसकी जो होती है वो किसके संगत होती है, तो 100 डेसिबल के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकेंड एवं 6 सेकेंड पर सुना जाता है, तो टीले के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, दो टीला है, मतलब मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे दो टीला है, एक आदमी यहाँ बैठा है, दूसरा आदमी यहाँ बैठा है, और दोनों आदमी बोलते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे, ठीक है, हमको सुनाई जो है सो देता है, एक का साउंड 4 सेकंड में, दूसरे का साउंड हमको 6 सेकंड में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आपके और उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछी नहीं जा रही है, यहाँ पे पूछी जा रही है कि इस दोनों टीलों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इस दूरी को निकालने का सिंपल सा फंडा है कि दो व्यक्ति हैं और दो अलग अलग टीले हैं, 4 सेकंड और 6 सेकंड, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। 4 और 6 का एवरेज कितना होगा, 4 और 6 का एवरेज होगा /2, ठीक है, यानी कि 10/2 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया आपका एवरेज। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 320 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 320 मीटर प्रति सेकंड से, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 यहीं 15, 116, यानी कि 1600 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगला है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न इनमें से कौन सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य का विकिरण है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य का विकिरण कौन सा है। अगला है आपका
एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो उसे कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे मुक्त कंपन कहा जाएगा, क्योंकि आप उसकी जो प्राकृतिक आवृत्ति उसी हिसाब से कंपन कर रहा है। तो अगला है सिग्नल आवृत्ति या श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए मॉडुलन वास्तव में अलग अलग तरंगों में अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ये तरंगे जो है उसकी चाल, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो तरीका है वो अलग है, लेकिन उसमें हम अंतर कर पा रहे हैं। किसके कारण कर पा रहे हैं? तो मॉडुलन के कारण कर पा रहे हैं। अगला है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब देखिए श्रृंग अथवा गर्त होता क्या है? जैसे वेव है तो वेव आपका चल रहा है, नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं गर्त और ऊपर वाले को बोलते हैं श्रृंग। ठीक है, ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग गर्त बोलते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। वेव लेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। अगला है रडार में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है? तो रडार जो है उसमें होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग, रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार में किया जाता है। एक्चुअली रडार जो है वह विभिन्न प्रकार की आकाशीय दुर्घटनाओं को, यानी कि अगर हवाई जहाज, कोई रॉकेट वगैरह अगर हमारे एरिया में, हमारे भारत के क्षेत्रफल में एंट्री मारता है या फिर हमारे भारत से कहीं बाहर जाता है तो उसका बाई फिगर के साथ टोटली मेंटेन करने का काम रडार का ही होता है। रडार के द्वारा ही हम उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं कि कितनी दूरी पे है वो, भारत के अंदर आ रहा है या भारत से बाहर जा रहा है। इन सब का पता हम लोग किसके द्वारा लगाते हैं? तो रडार के द्वारा लगाते हैं। और रडार जो ये देख रहे हैं आप तरंगे छोड़ रही हैं, जो रेड वाला है वह इधर से जा रहा है और जो आप देख रहे हैं इको पल्स जो डॉट डॉट वाला है वो उधर से रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेके कितनी दूरी पर है, उसका स्पीड क्या है, इन सभी का पता जो है सो हम रडार के द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में निश्चित रूप से लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब किसी को इसका फ़ायदा मिल सके और कॉपी कलम लेकर के निश्चित रूप से बैठिएगा। थैंक यू दोस्तों।